चलिए भाई प्लीज। एक कहते हैं ना रूट के मैप के हिसाब से फोटोज मिलती है ना, कोई ना कोई होगा इमेजिनेशन टाइप का तरीका। उसमें क्या इंडियन का क्या रिएक्शन होगा? आपको गुस्सा आ रहा है सर? हर एक हिंदुस्तानी का लेकिन कुछ उस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ गलतियां हमारी तरफ से भी हैं, लूप होल्स, वेदर इट इज गवर्नमेंट और सिटीजन ऑफ द कश्मीर और कुछ और, कोई लूप होल्स तो है कि नहीं है? कोई कहावत है, घर का निधि लंका ढाए। तो इसमें ज्यादा तो क्या ही बोला जाए ना, आगे सब जने ऑलमोस्ट बहुत सारे होंगे दोस्त, कोई वर्ड कहना तो बहुत मुश्किल वो है। टेस्ट है सैटरडे को। हाँ मुझे मनी बैंकिंग का विषय लास्ट क्लास में कौन से था? मैं आपका वो भी करवाऊंगा अगर आपको, हाँ अगर अगर आपको लगता है कि आपने नहीं करा, आपके पास अगर आपके लगता है कि मैं 3 दिन कवर कर सकती हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड डले में कि सर नहीं हो पाएगा आप करवाओ, तो आप ऐसा कर लो किसी से नोट्स ले लो। मैं आपको फटाफट से चीजें समझाऊंगा, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि वो 1 घंटे के लेक्चर को पूरा देखो, क्योंकि जब आपको वो 1 घंटे के लेक्चर को पूरा देखते हो ना तो बहुत सारी बातें ना मैंने ओरल बोली भी होती है ना, वो सुन के ना कनेक्ट होता है, अच्छा ये सर ने ऐसा बोला, ठीक है। चाहे उसमें 3 लेक्चर आपने कवर करो अगले 3 उसमें, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर ये ऐड करूंगा कि इसमें से 1 नंबर आएगा इसमें। मेन क्राइटेरिया टेस्ट का क्या है कि उन क्वेश्चंस को फेस करना, उन क्वेश्चंस को फेस करना, मार्क्स अभी मैटर नहीं कर रहे। अभी आप अपकमिंग स्टेज फॉर 12th के कोई यहाँ पे 20 लाकर कोई किसी को खलीफा नहीं बनना है, सबको चाहिए कंसेप्ट आना चाहिए। खलीफा बनने के लिए एक दिन होगा और वो है अगले साल अप्रैल, वहां पे बन के दिखाना के लिए। अभी सिर्फ आप नॉलेज दिखाओ अपनी कि नॉलेज कितनी है आपके पास, चाहे वो 1 मार्क की हो चाहे वो 20। मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। हाँ हाँ सबका ही है। अब सुनो प्लीज, ध्यान से सुनेंगे सभी ने। इंडियन इकोनॉमी का जो
जो टॉपिक है फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या फिर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है जी। इसमें आप लोग को ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो पिक्चर ऐड कर रहा हूं, प्लीज देखिएगा जरा। ब्रिटिश ने भारत के ऊपर बेटर कंट्रोल करने के लिए, फॉर बेटर कंट्रोल, किसको बनाया है सर, किसको खोज के निकाला, बोलो। स्विस कैनाल, स्विस कैनाल को। तो ध्यान रखना 1 मार्क का पेपर में आया हुआ, बहुत बारी आया हुआ क्वेश्चन है ये। स्विस कैनाल कब बना? 1869 में। कब बना भाई? कब? 1869 में रखा है कि स्विस कैनाल कब बनी या स्विस कैनाल कब स्टैब्लिश हुई। तो 1 मार्क का क्वेश्चन याद हो गया, 1869। डन। अब इसके बनने से फायदा, इसके आपके सामने है। पहले बिफोर, पहले ब्रिटिशियर्स को लंदन में से अगर इंडिया आना है व्यापार के लिए, ये रूट फॉलो करना पड़ता था। इस रूट का जो एवरेज डिस्टेंस है 12,300 मील। किसी को पता है 1 माइल में कितना होता है? 1 माइल में कितना होता है भाई? 1.6 किलोमीटर। देन तो पहले कितना घूम के आना पड़ता था? अब इसको जो भी हमारी कैलकुलेशन बैठेगी कुछ 19,000 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। स्विस कैनाल के खुलने से डायरेक्टली हमारा जो मुंबई का पोर्ट था वहां पर आने लगे। सर डिस्टेंस कितना हो गया? तन में सही से कर देना। हाँ, डिस्टेंस सिर्फ कितना रह गया? 7,200 मीटर, यानी कि 1,300 माइल्स का। और स्विस कैनाल के खुलने के बाद, बनने के बाद डिस्टेंस कितना रह गया? ठीक है, तो और एवरेज 5,000 माइल्स का जो डिस्टेंस है वो कम हुआ। मुझे बताओ, जब किसी के ऊपर आसान हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन पहले आया, स्विस कैनाल कब बनी। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐड हो रहा है कि ब्रिटिशियस ने भारत के फॉरेन के लिए क्या रास्ता निकाला। ओपनिंग ऑफ, बोलो, ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। फायदा है, बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट, पहला बेनिफिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बोलो बोलो, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी? कम होगी। दूसरा पॉइंट बोलो, ट्रैवल टाइम। और जब खर्चा कम, टाइम कम, तो इसके ऊपर एक्सेस कर पाना, एक्सेस ऑन इंडियन इकोनॉमी। वो और क्या हो गया? डिफिकल्ट या इजी? इजी हो गया सर। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ये ध्यान रखना बच्चों, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क के बेनिफिट्स बताइए फॉर ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर, तो सर 3 बेनिफिट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, टाइम प्रोसीजर कम हो गया, और उनको बहुत आसान लगने लगा। किसको करने लगा? बात समझ में आई? देन में कुछ पूछना जा रहे हो? डन। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे देखो, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे वो देखेंगे। समझाया था
कि फॉरेन ट्रेड में इंडिया, इंग्लैंड, या फिर आप ब्रिटेन लिख सकते हैं। इंडिया से रॉ मटेरियल कहां जाता था? एक्सपोर्ट होकर ब्रिटेन जाता था, ब्रिटेन से फिनिश गुड्स बन के कहां आती थी? इंडिया आती थी। डन। तो इसका क्वेश्चन बनाऊं, क्वेश्चन बन रहा है भाई, स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड state of India's foreign trade during British rule, during, तो बताओ क्या क्या फीचर्स लिख कर आओगे? पहला फीचर क्या लिखोगे? 2 मिनट पहले पेन रोको, सब जने देखो इधर। पहला फीचर क्या लिखोगे? इंडिया फेमस हो गया। क्या हो गया? फेमस हो गया। किस नाम से? एक्सपोर्टर ऑफ, एक्सपोर्टर ऑफ, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को प्राइमरी गुड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी गुड्स। एंड बोलो भाई, एक्सपोर्टर का उल्टा? एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश। तो पहला पॉइंट हमारे को ध्यान रखना, अगर 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के बेसिस पे क्वेश्चन आता है कि फॉरेन ट्रेड की क्या हालत थी सर, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ब्रिटिशर्स ने हमारे को वर्ल्ड में इस तरीके का फेमस, हमारे को जो एक टाइम फेमस थे, किसके लिए फेमस थे? उन्होंने हैंडीक्राफ्ट से हटा करना हमारे को किसके लिए फेमस करा दिया कि ये लोग तो सिर्फ क्या करते हैं, एक्सपोर्ट किसके, कच्चे माल के। और जबकि सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री में कुछ नहीं बना पा रहे, सारा का सारा क्या कर रहे हैं? फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। सारा का सारा क्या कर रहे हैं? फिनिश। और हैरानी वाली बात इसमें यह है, हैरानी वाली बात इसमें यह है, बी पॉइंट में ऐड कर देते हैं। है कि सर ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ठीक है आदित्य, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द ट्रेड सरप्लस? मतलब क्या होता है कि जब आपकी इकोनॉमी का, बोलो, और इंपोर्ट का वॉल्यूम क्या रहे? अब हैरान की बात पता है क्या है? 2 मिनट के लिए पेन रोको। ब्रिटिश रूल के दौरान, ब्रिटिश रूल के दौरान भारत को लगातार क्या हो रहे थे? और आज 2025 में भारत को लगातार क्या हो रहे हैं? ट्रेड डेफिसिट। क्या हो रहे हैं? क्या इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं मुकाबले, क्योंकि एक सबसे बड़ा पंगा है, चाइना से हम लोग हर चीज क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं सर। ये पैनल इंडिया का नहीं सर, चाइना से इंपोर्टेड है। ये मोबाइल दुनिया का सबसे महंगा, हम बोलते हैं ना एप्पल, बोलते हैं, याद है बोला? सो दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड एप्पल हम लोग यूज करते हैं। एप्पल भी कौन बना रहा है? सॉरी 7 करोड़ वो वाला, याद नहीं याद है? अबे तू बता तो पहले, बनिया आदमी। फॉक्सकॉन कंपनी है, फॉक्सकॉन, और सोचो कितना कितनी कॉस्ट आती होगी एप्पल को
ये भी जरा आपको फैक्ट पता लगे, हो सकता है मेरे अब जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो मेरे बताने के बाद में आपको लगे कि यार गौरव सर झूठ बोल रहे हो। ठीक है कि नहीं? 20,000, 10,000, ये तुम अभी बोल रहे हो। खरीदने जाते हो 1.5 लाख का चुपचाप से खरीद लाते हो। अरे सर, इसको बनाने की कॉस्ट ना 1000, 1200, 1500 से ऊपर कभी नहीं आई। फॉक्सकॉन कंपनी के मालिक कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये आप। अब सुनो, अभी ये आप लोगों को पता होगा ना, बाबा ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ दी थी। बाबा ट्रंप ने क्या करा, लगा दिया चाइना वालों का, हम भी लगाएंगे। चाइना वालों ने सारे के सारे जो प्रोडक्ट है अमेरिका के, उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। कोई लुई विटॉन है, कोई प्रोडक्ट है, वो सारे चाइना से बनकर आ रहे थे और बहुत ज्यादा सस्ते रेट पर आना शुरू कर। पॉइंट ऑफ व्यू ये ध्यान रखना है, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो चाइना ने इस तरीके का कब्जा कर लिया टेक्नोलॉजी को लेकर कि भारत क्या अमेरिका जैसा देश भी सारा सामान किससे बनवा रहा है, चाइना से। तो आइए सर हम वापस आते हैं टॉपिक पे। तो भारत को आज क्या हो रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट, जबकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हो रहे थे, ट्रेड। सर बस बात से ज़्यादा लगाओ कि एक्सपोर्ट हम लोग क्या, आपको बताओ कौन सी अच्छी बात होनी चाहिए, घाटा अच्छी बात है या फायदा अच्छी बात है? हमारे लिए नहीं हो रहा था, आगे हो रहा है। एक्सपोर्ट का लेवल बहुत ज्यादा था और इंपोर्ट हम लिमिटेड ही करते थे, क्योंकि ब्रिटिशियर्स हमारी इकोनॉमी से एक्सपोर्ट इसलिए करके लेके जाते थे कि वो फायदा किसको पहुंचा सके, ब्रिटिश इकोनॉमी को फायदा पहुंचा सके। किसको फायदा पहुंचा सके, ब्रिटिश इकोनॉमी को फायदा। कल मैंने एक मीम भी भेजा था आप लोगों के, आज भेजा था, कल भेजा था, फायदा। ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। ब्रिटिशर्स हमारे यहां से एक्सपोर्ट किसका करते थे, इंडिया फेमस हो गया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। अब वो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में। पैन रोको 2 मिनट के लिए। इतना ज्यादा रॉ मटेरियल था ना सर ये, कि वो ब्रिटिशर्स ने कितने देशों पे राज करा, ये तो पता है ना, ब्रिटिशर्स ने बहुत देशों पे राज करा है। अंदाजन कितने देशों पे राज करा होगा सर, आज तक कभी हमने बात बताई, 25। अंदाजन 93 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज करा। और अब मुझे ये बात पिछले साल तक नहीं, अब थोड़ी सी मैंने और इंटरनेट में स्टडी करी ना, ये अब हो है कंट्रोवर्शियल। हमें 1947 एक वर्ड होता है आजादी लेना और एक वर्ड होता है आजादी मिल जाना। अब मेरे को अंदाजा बताओ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई, जो ब्रिटिश, यहाँ पे जो बच्चे सोशल साइंस के बैठे होंगे, वो मतलब क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटीज के बैठे होंगे, वो मेरे से ज्यादा जानते। मेरे पास कुछ खास बचा नहीं, उनको अब मजबूरन कई सारे देशों को छोड़ना पड़ा। और ये एक बहुत बड़ी वजह है ब्रिटिशर्स की हमारे से हटने की। महात्मा गांधी ने कोई रोल प्ले नहीं करा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोल प्ले नहीं करा, या भगत सिंह ने रोल प्ले नहीं करा, या क्या कहते हैं लाला लाजपत राय ने नहीं करा। सबकी अपनी एक भूमिका रही, हम उसको थे नहीं, लेकिन जो नुकसान हुआ है ना ब्रिटिश, आप इसी से अंदाजा लगा लो सर। इनके लिए लड़ने भी कौन गया था, हमारी सिख रेजिमेंट लड़ने गई थी सर, जाट सिख रेजिमेंट लड़ने गई थी सर। तो इनके पास अपने पास कुछ बचा नहीं सर, तो इसलिए इनको मजबूरन
1945 से लेकर 1954 के बीच में ना लगभग 20-25 कंट्रीज को क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा सर, और उसमें से हम भी एक है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो कभी मेरे भी दिमाग में नहीं था, लेकिन अभी जब थोड़ा रिसर्च करी तो जाके मेरे को समझ में आया कि हाँ ये भी एक पॉइंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देन ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, फिनिश गुड्स बनाकर पता है कहाँ भाई इंडिया में सेल करा, यूरोप की जो कंट्रीज है, और भी जो अदर कंट्रीज रही होंगी वहां पर सेल हुआ। पॉइंट जरा समझिए, सारी कंट्रीज में समान में क्या होगा सर, बहुत बड़ी मात्रा में क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा था। ले लेते, एक्सपोर्ट हो गया कितने डॉलर का सर, $5,000 का, कितने डॉलर का, और इंपोर्ट हुआ सर हमने हमारे कौन सी गुड्स आती थी इंडिया में, गुड्स कौन सी आती थी मात्र फिनिश गुड्स, कौन सी गुड्स आती थी फिनिश गुड्स, करेक्ट है जी। इंपोर्ट को मान के चलिए $1,200 का, कितने डॉलर का, ये हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख लो। तो अब ट्रेड सरप्लस निकालना है, क्या निकालना है, ट्रेड सरप्लस। एक्सपोर्ट हुआ $500, इंपोर्ट हुआ $1,200, नेट कितना बचा $3,800। तो ये लॉजिक इंडिया को मिलना चाहिए था ना, बट ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स है सर, उन्होंने ये भी नहीं दिया सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन बना पिछले 3 सालों में क्वेश्चन बहुत बार उभर कर आया वाला, ये पैसा किसका था, इंडिया का, किसकी संपत्ति, बोलो तो किसकी संपत्ति हुई, इंडिया, ले कौन गया, ब्रिटिशर्स ले गए सर। हमारे नाम क्या, पहले भी लगता था सोने की चिड़िया, सर ना सोना रहा ना चिड़िया रही हमारे देश में, तो दोनों ही ले गए वो लोग, चिड़िया भी नहीं दिखती अब तो, सोना तो पहले ही चला गया, चिड़िया भी नहीं दिख रही सर अब तो। इस तरीके से नेटवर्क का एक मूवी आई थी, कौन सी 2.0, उसमें थोड़ा कंसेप्ट समझाया हुआ है। अब ये बात यहाँ पे है कि जब ये वेल्थ हमारी कौन ले गए, ब्रिटिशर्स, तो एक तरीके से हमारी वेल्थ क्या हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, क्या ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, हिंदी मतलब क्या हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन का मतलब बह जाना, ड्रेनिंग सिस्टम बोलते हैं ना, ड्रेनिंग मतलब क्या, पानी बह जाए, हमारी संपत्ति को बहा दिया इन्होंने। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ कि वाई जो वेल्थ थी ड्रेन कर दिया, तो वो यहाँ पे अब अच्छा मैं इसमें और थोड़ा ऐड, अब भाई भारत तो ब्रिटिशर्स ने कहा हो गया, ये पैसा क्या हो गया, तो भारत ने कहा कहाँ यूज हो गया वही पैसा, पैसा हमारा यूज का कर लिया तुमने, तो उन्होंने कहा आपके देश में हमने क्या सेटअप करा है, ये पैसा कहाँ लग गया, एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, और कहाँ देश में और ब्रिटेन में क्या सेट हुए सर, ऑफिस सेटअप। अच्छा जी, और कहाँ लगा पैसा, उन्होंने कहा जो हमने आपसे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी ना सर, वहां पैसा लग गया। बताओ, कोई भी आंसर तीनों में से लॉजिकल नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बुक्स में यही रीजन दे रखा है, तो आपको यही याद पड़ेगा कि जो भी भारत का ट्रेड सरप्लस था ना, उसको ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया, अपने फायदे के लिए, किसके फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए यूज कर लिया। और अगर पूछा कहाँ यूज हुआ, तो 3 नाम, ऑफिस सेटअप और वॉर के दौरान यूज कर दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जबकि लॉजिक हमारा कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर का लेना देना का कोई लेना देना नहीं सर। बन रही है वॉर की, जो भी सिनेरियो बन रहे हैं हो गई और बहुत बड़े लेवल पर होगा, बट स्टिल जो सिनेरियोस बन रहे हैं आप लोगों को कल पता होगा, कल भारत सरकार ने सीधा अल्टीमेटम दिया है, किसको, मीडिया को, न्यूज चैनल को एक अल्टीमेटम दिया है कि इंडियन आर्मी की कोई
आप नहीं दिखाओगे लाइव, क्योंकि इंडियन आर्मी इसको क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, कोई भी उनको पता कि हाँ डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप है, ये मान लो इसको डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी, क्योंकि तुम दिखाओगे लाइव, उधर पाकिस्तान की आर्मी दिखेगी, लॉजिकल है, और तुम एक की चार बताओगे करती है, एक की चार, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, अरे माय गॉड। और आपको पता ही है हो रही है पानी की है, पानी पाकिस्तानी मीडिया, तो ध्यान रखना अगर वॉर होती है सर तो ये हमारा पंगा है, लेकिन ब्रिटिश ने जो सेकंड वॉर हो हमारा क्या लेना देना, हमारा कोई लेना देना। हम नहीं दिखाना चाहते, अब मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ एक मूवमेंट भी ना पता लगे इंडियन आर्मी की। चलो पहला पॉइंट नोट कर लिया हमने, ओके ओके ओके, पहला पॉइंट नहीं नोट करा, नहीं आज कुछ भी नहीं करा, चलो प्लीज स्विस के नाम से कर दो भैया, करो नोट फटाफट से तेजी से, नहीं मैं डिक्टेटर बन रहा हूँ। ईमानदारी से ऐसा नहीं करना, गुंडागर्दी से पावर दिखाना, महाराजा को हरा के किसी इंसिडेंट हमने हरा दिया, बस हो गया, बस जब एक एक करके धीरे 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 बच्चे को शुरू नहीं, ये पोर्शन डन करो, थोड़ा तेजी से हाथ चलाओ। किसी के भी को हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊं, मैं मैसेज को कि कई सारे मैसेज तो मैं माइंड से स्किप हो जाता है रिप्लाई करना, अगर मैं एक बार नहीं मैसेज भेज पाया तो ये मत सोचो कि गौरव सर नजरअंदाज कर रहे हैं, भूल जाता हूँ, आप दोबारा मैसेज भेज दिया सर मेरी को क्लास छूट गई, मेरे को भेजो, ठीक है कि नहीं, मेरे को भेजो, क्योंकि मैंने बताया कुछ क्लासेस मैंने प्राइवेट कर दी है, कुछ पब्लिक कुछ प्राइवेट छूट रही है, उसका फायदा लेना ही आप लोग के लिए, वो फायदा मेरे को किसी और को नहीं, आप लोग पे करते हो, आपको फायदा नहीं, ठीक है कि तो प्लीज रिक्वेस्ट है क्वेश्चन है ये सर, स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मार्क्स में क्वेश्चन है, 2 पॉइंट हो गए, ये सारी जो नीचे इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो एक्सप्लेनेशन में हेल्प करती है।
तनिष्क, हर्ष जो साथ में आता था उसका नाम था ना हर्ष, उसी का। चलो मैं करती खुशी एब्सेंट। अब देख तो हो गया अंश पुराने लाइक एब्सेंट। अंश प्लीज एक तो ये लिख लेना कि फिनिश गुड्स को कहाँ कहाँ पेश करता था ब्रिटेन, और उसके बाद अगर 1 मार्क में पूछे वापस करूंगा ट्रेड सर आंसर है। ठीक है जी, प्लीज करो नोट। ठीक है जी, डन। ओके सर, 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। इंडिया फेमस हो गया एक्सपोर्टर एज इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ फिनिश गुड्स। ट्रेड सरप्लस का फायदा नहीं मिला इंडियन इकोनॉमी को, कौन लूट कर ले गए? ब्रिटिश। तीसरा पॉइंट यहां पर ऐड होगा, तीसरा पॉइंट है प्लीज हेडिंग पढ़िए जरा। विशाल हेडिंग क्या लिखी हुई है? विशाल हेडिंग मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली कंट्रोल का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल, किसी, आप इस बात से अंदाजा लगाएंगे इंडिया का जो टोटल फॉरेन ट्रेड है ना,
उसका मोर देन 50%, कितना मोर देन 50% डायरेक्ट लिंक था किसके साथ, ब्रिटिश इकोनॉमी के साथ। अब आप इमेजिनेट करके देखो, अगर भारत का 50% से ज्यादा ट्रेड किसके साथ हो रहा है, ब्रिटिश इकोनॉमी के। अगर ब्रिटिश बोलेगा यस तो वहां पे यस का इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर वो बोलेगा नो तो वहां पे अल्टीमेटली हमारी फॉरेन ट्रेड के ऊपर कंट्रोल किसका हो गया, ब्रिटिश का। बाकी जो ट्रेड था सर वो किससे होता था सर, चाइना, साइलॉन, साइलॉन का किसका नाम है, बोलो भाई, साइलॉन पुराना नाम किसका है, श्रीलंका का, किसका पुराना नाम है, श्रीलंका। एंड अदर जो कंट्रीज रही होंगी सर उस वक्त, यानी कि अकेले 50% जो था इंडिया का फॉरेन ट्रेड वो किस कर रहा था, मैं बात करूं इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल था किसका, ब्रिटिश इकोनॉमी का, क्योंकि 50% से ज्यादा सारा ट्रेड तो किसके साथ होता था, देशों के साथ मात्र 2%, 5%, 10%, 7% इस तरीके से चल रहा था, 50% से ज्यादा था ब्रिटिश इकोनॉमी के साथ। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि इंडिया की फॉरेन ट्रेड की हालत क्या थी एट द टाइम या ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, तो 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट, पहला बोलो, फेमस एज ट्रेड सरप्लस फॉर इंडियन इकोनॉमी, बट किसको मिला, बेनिफिट गोस टू, ठीक है। जब सारे बेनिफिट किसको चले गए तो उसको किस नाम से बुलाया गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। सेकंड पॉइंट में क्या दिख रहा है, ऑलरेडी ब्रिटिश का कैसा, इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर मोर देन 50% कहां से हो रहा था सर, ब्रिटिश इकोनॉमी से हो रहा था। क्या मेरी बात ये समझ में आई, 3 पॉइंट है, ध्यान रखना। एक पिक्चर और ऐड करो यहाँ पर, एक बार रिकैप हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार है बच्चों। पहला पॉइंट में क्या है, हमने जो क्यों ब्रिटिश के साथ हो रहा था, पढ़ो, ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ का मतलब 50% आ गया। इंडिया नेट एक्सपोर्टर ऑफ एंड इंपोर्टर ऑफ, इसमें किसने सबसे बड़ा रोल प्ले करा, स्विस कैनाल ने। कब ओपन, कौन से रूट को अवॉइड करा, अफ्रीका को अवॉइड करा, कौन से रूट को अवॉइड करना शुरू करा, डायरेक्टली कहां से आने लगे सर, इजिप्ट के रास्ते से होके आने लगे, ठीक है जी। हाँ जी, रिडक्शन इन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ध्यान रखना, भूल मत जाना। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्यों, ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस हमारा बहुत बड़ा है। तो मैंने क्या हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाया, $5000 का सामान गया, आया सिर्फ $500 का, $3800 का सर हमारा जो सरप्लस है ना सर वो हमें मिला ही नहीं। अब जब हमारा पैसा हमें नहीं मिलेगा किसी और को मिल जाएगा तो हमारा पैसा है ना, हमारा पैसा बेनिफिट ऑफ, अच्छा एक पॉइंट वहां पे ये ऐड कर दो, ये मैं वहां लिखाना बोल दिया। ब्रिटिश ने एक हमारा कोर पॉइंट बोला कि हम आपकी कंट्री में क्या लाए, सर्विसेज लाए, क्या लाए हैं,
जैसे कि कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ क्या लाए हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। रेलवे तो कह रहे उन्होंने उन्होंने बोला कि भैया इस सब में खर्चा हुआ है, इस सब में क्या हुआ है, क्या इनकम एक्सपेंसेस ऑन और बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अरे ब्रिटिश गवर्नमेंट की वॉर थी, वो बोल रहे हमारा पैसा क्यों यूज करा, तो सर ये जस्टिफाइड रीजन नहीं थे, लेकिन स्टिल वी हैव टू एक्सेप्ट इट। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट कि हमारी जो क्या हो गई, लुट गई। डन। फॉरेन ट्रेड वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको, ठीक है जी। कोई पॉइंट रह गया हो नोट कर लो इसको। एक बार देख लो अगर कोई भी पॉइंट कहीं पर रह गया है। डेमोग्राफिक कंडीशंस, ये खत्म हो गया फॉरेन ट्रेड का टॉपिक खत्म की तरफ से। ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर 3 मार्क्स में लिखने को आ जाए, आपके पास कंटेंट आ चुका है, बस यही कंटेंट एक्सप्लेन करा, यही काफी शॉर्ट में बता दिया। नेक्स्ट हेडिंग डालूं, हेडिंग है अपने पास डेमोग्राफिक, मतलब क्या होता है, एक एक करके मंजीत ने पढ़ा है। और कोई सर डेमोग्राफिक का मतलब क्या है, जब पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है। ओके एवरीबॉडी हैज आइडिया कंट्री की डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि कोई एक एरिया है और उसमें कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा भारत, ठीक है। अब उसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी कंडीशन का पता लगाना, उनकी कंडीशंस का पता लगाना। अब कंडीशंस कुछ लोग कह सकते हैं उनके स्टेटस ऑफ लिविंग से, कुछ लोग कह सकते हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बोल सकते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बोल सकते हो। पाएंगे जब आप इन लोगों की स्टडी ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया कि भाई इनकी स्टडी करें तो कैसे करें, तो सर ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी सेंसस करवाने की। क्या जनगणना, नाम तो सुना होगा, ठीक है जी। तो ब्रिटिशर्स ने पहली कोशिश करी 1871 में सेंसस कराने की, क्या कराने की, लेकिन ये कोशिश रही नाकाम, कोशिश रही। हो सकता है युद्ध जो क्या कहते हैं हमारी कंट्री का, मतलब जो कंट्री के लोग थे उनका ब्रिटिश इकोनॉमी के साथ, आपको याद होगा 1857, क्या याद है, रानी लक्ष्मीबाई, सुना है सबने सर, अलग अलग जगहों पे ना बहुत। तो सर ब्रिटिश इकोनॉमी सक्सेसफुल, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट सक्सेसफुल, फिर उसके बाद दोबारा 10 साल बाद अटेम्प्ट हुआ, ऑफिशियल था बट वो सिर्फ पेपर पर के लिए बताया कि पहला अटेम्प्ट, अगर बहुत डीप में जाके पढ़ोगे तो पहला अटेम्प्ट कब हुआ 1871, बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। हमेशा इंसान किसको याद रखता है, करेक्ट है कि नहीं। अब जैसे भाई एक हमारे कॉमर्स वालों में सीए बनना है, क्या बनना है, कितनी बार फिर वो ये नहीं ध्यान रखते ये कब बना, मैं सीए बन गया 2026 में, हंस रहा आदित्य 26 में, कितनी बार अटेम्प्ट फेल हो वो बंदा कोई नहीं याद रखता, वो एक कहते ना सक्सेसफुल वाला ये याद रखते।
तो ये हमारे को ध्यान रखना, हमारे 1 मार्क में एक क्वेश्चन आए कि फर्स्ट सेंसस कब हुई, 1881 बोलोगे आप लोग। 1871 जस्ट फॉर द नॉलेज है मेरी तरफ से आपको समझाने के लिए, बट आप लोग अगर पेपर में लिख रहे हो ऑफिशियल सेंसस कब हुई पहली बार, 1881। डन। अब जब सेंसस होगी आपको याद होना चाहिए, जब आपके घर पे भी सेंसस वाले आते ना तो एक पर्चा लेके आते, क्या लेकर आते, पर्चा। आपके घर में कितने मेंबर है, कितने कमाते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, सब कुछ पूछते सर, सब कुछ पूछते हैं ऐसे ही। तो सर इसी को तो क्या कहते हैं, स्टडी। इसी को तो क्या कहते हैं, कोई बुजुर्ग है या नहीं है, कोई हैंडीकैप तो नहीं है, कोई इस तरीके से नहीं है, जिससे कि लोगों का पता लग सके। तो जब आप लोग लोगों की स्टडी करते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें पता लगती है, जैसे कि लिटरेसी रेट, क्या पता लगता है भाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता लगती है लोगों की, रेट पता लगता है, कितना बर्थ हो रहा है, कितने लोग निपट रहे हैं, ठीक है। पॉवर्टी का सबसे बड़ा मेन तो हमारे को क्या पता लगाना होता है, पॉवर्टी का, कि मैनेजमेंट ऑफ गरीबी के क्या हालात है, ठीक है। तो आप अगर डेमोग्राफिक मीनिंग क्या बनेगा, जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे लोगों को या रह रहे लोगों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, उनकी कंडीशंस का बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, बोलो, डेमोग्राफी को क्या कहते हैं, जनांकिकी। जनांकिकी में पहला वर्ड क्या है, जन, और जन का मतलब मानव। तो जब मानव स्टडी होती है ना लोगों की, डेमोग्राफिक कंडीशंस, डेमोग्राफिक कंडीशंस, ठीक है जी। ये नोट करो, मेरी लिखा दो, जल्दी से नोट करो, मीनिंग बोलूं पहले, लिखो, डेमोग्राफिक कंडीशंस मींस demographic conditions means study about the conditions of people, study about the conditions of people who are living in a particular area, who are living particular area. It consider birth rate, death rate, literacy rate, etc. ड्राफ्ट बना लो अगर बनाने हैं फटाफट से, तो तेजी से। बना ली ड्राफ्ट, ठीक है, ठीक है। अब पेन डाउन रखो सभी, पहले एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर में अगर सिलेक्ट करने वाले हो 1881, हर कितने साल बाद होती है, 10 साल बाद। हर कितने साल बाद होती है सर, 10 साल बाद, ये ध्यान रखेंगे। तो लॉजिक के हिसाब से अगली सेंसस नेक्स्ट 2021 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि 2021 में सेंसस हुई नहीं कोविड के कारण। इकोनॉमिक सर्वे इतना गलत था कि नंबर पे ना 3 अलग अलग नाम के मैसेज आए, मेरा ही नाम नहीं आया, बाकी 3 अलग, 2 मोहम्मद नाम आया और एक और नाम आया कि थैंक यू फॉर द सर्वे हेल्पिंग इन द सर्वे ऑफ पॉपुलेशन, जबकि वो अपने आप उन्होंने ऑनलाइन सर्वे करा। और ऑनलाइन तुम्हें पता है सोशल मीडिया पे देखो ना सर, ऑनलाइन
एंजल प्रिया के नाम से कितने बंदे बैठे हुए, समझ गए ना सर? इतनी कोई एंजल भी नहीं है जितनी सोशल मीडिया पर एंजल बैठी हुई है। और लड़के वो अपनी दोस्तों को फंसाने में लगे, वो अपने दोस्तों को टेंशन देने का, वो अपने दोस्तों को फंसाने में लगे कि तू मुझे वहां मिल जाना, तो वहां का देखता हूँ दोस्त आ रखा। हे भगवान। और मैं आपको बताऊं, जेन्युइनली बताऊं, ये रियली में हो गया 2017 के आसपास का एक बैच था, सचिन नाम, उसके साथ उसके दोस्तों ने ये सीन बिठाया। अब वो शाम को ना क्लास में बड़ा अजीब सा बैठा हुआ और सारे दोस्त हंसे जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, जैन नगर का जो एटीएम नहीं है जहाँ पे पंजाब स्वीट्स खुला है, यहाँ पे उसको बुलाया कि मैं आपका वेट करूंगी, आप आ जाना भैया। वो बंदा लेके पहुंचा, फिर उसके बाद सारे दोस्त बाइक पे, दोस्तों का काम क्या है, बाइक पे घूमना। तो लड़के चलो कोई 6-7 लड़के बोलिए हाँ भाई किसका वेट कर रहा है। अब वो इतना शर्मशार हो गया ना कि वो भाई साहब बैच में वो अकेला बैठा हुआ है, बाकी सारे उसके हंसे जा रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर, जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ दैट इज कंप्लीटली रबिश, बिल्कुल बेकार थे। एक क्वेश्चन बन सकता है ये कि पहला इकोनॉमिक पहली सेंसस कब हुई, ठीक है जी। दूसरा बन सकता है इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट सेंसस कब हुई, ठीक है जी। ओके अब जो मैं ये बातें नहीं भाई प्लीज 2 मिनट रुको। मैंने किसको ईयर को हाईलाइट करा, 1921, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोला जाता है, ईयर ऑफ, बोर्ड पर देख लो हंसो मत, ईयर ऑफ, क्यों कहा जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, वो जरा समझिए इसको। 1921 से पहले का ग्राफ, एक्स एक्सिस पे ईयर शो कर दिया, शो कर दी पॉपुलेशन, वाई एक्सिस पे बिफोर 1921 क्या होता था, कभी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, कभी पॉपुलेशन घट रही थी, कभी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, कभी पॉपुलेशन घट रही थी, बढ़े कभी पॉपुलेशन कम हो जाए, बढ़े कम हो जाए, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशंस। क्या बोलते हैं, और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या पढ़ रहे थे, अकाल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रॉट, ठीक है कि नहीं, फेमाइंस यही बोलते हैं ना। तो जब बार बार सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन के कारण क्या होता है, कभी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, कभी पॉपुलेशन कम होती थी। लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन लगातार क्या होती रही, बोलो भाई, पॉपुलेशन लगातार क्या होती रही, बढ़ती रही। अब जब पॉपुलेशन लगातार रहे ना, कब बढ़ेगी लगातार, जब बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है सर। जब बर्थ रेट क्या है, ज्यादा है किसके मुकाबले, डेथ रेट की, तो इसको बोला जाता है की भाषा में सेकंड स्टेज। किस, कौन सी स्टेज, सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेज का, यानी कि कभी जिसमें कभी बर्थ रेट ज्यादा हो जाए, कभी डेथ रेट, बर्थ रेट कभी परमानेंटली बर्थ रेट ज्यादा हो गई किसके मुकाबले, डेथ रेट के, तो ये क्या हो जाएगी, कौन सी स्टेज, सेकंड स्टेज। और अब जो मैं बोल रहा हूं वो किताब में नहीं है, कहीं ये मैं आपको नॉलेज के बेसिस पे बता रहा हूं। अगर बाई चांस कभी क्या हो जाए, पॉपुलेशन लगातार क्या हो रही है, गिर रही है सर, तो वो कब होगा, जब बोलो डेथ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम है। सोचो ये कब हुआ होगा, मैं एक हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, जब किसी प्रकार की बहुत ज्यादा क्या जाए, बीमारियां फैल जाए, या बहुत ज्यादा क्या फैल जाए, अकाल फैल जाए। और थोड़ा अगर हिंदू धर्म से जुड़ते हुए मैं बोलूं तो सर
मुझे पता नहीं, बस मैं बोल रहा हूँ। हमने महाभारत पढ़ी है सर, भगवत गीता पढ़ी है, तो सर जब महाभारत पढ़ी है तो उसमें क्या लिखा था कि सर जब युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में तो कई लाख लोग मारे गए। कौरवों और पांडवों के बीच में जब युद्ध हुआ तो कई लाख लोग मारे गए। तो वहां पे डेथ रेट क्या रही होगी? ज्यादा रही होगी। बर्थ रेट क्या रही होगी? कम। और अगर ऐसा हो जाए किसी स्टेज में तो वो कौन सी स्टेज मानी? थर्ड स्टेज। बट आपके लिए पेपर में बार बार जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि आफ्टर 1921 ब्रिटिशियस आफ्टर 1921 इंडिया का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था ना वो कौन सी स्टेज में पहुंच गया? सेकंड स्टेज का हो गया। प्लीज सर नोट कर लीजिए आज के धारावाहिक को। नोट कर दो, इतना टाइम मत लगाओ, फटाफट से नोट करो। आप तो बहुत जल्दी बच्चे, आप